नमस्कार बच्चों, आज हम आपसे छंद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जानना आवश्यक है कि छंद क्या है। तो छंद शब्द चद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है आह्लादित करना यानी खुश करना। और यह आह्लाद किस पर निर्भर है? वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या और उसके विन्यास से उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि छंद जब हम बनाते हैं और छंदोबद्ध रचना को जब हम पढ़ते या सुनते हैं या लिखते हैं, तो उस समय उसमें जो वाक्य विन्यास होता है, उसमें जो एक नियमित वर्ण और मात्रा की एक नियमित संख्या होती है, उससे मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार छंद की परिभाषा क्या होगी बच्चों? इस प्रकार छंद की परिभाषा होगी, वर्णों या मात्राओं की नियमित संख्या के विन्यास से यदि प्रसन्नता हो तो उसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का छंद शास्त्र है। अर्थात पद्य बहुत कुछ छंद शास्त्र पर निर्भर है, यानी उसकी अच्छाई, उसकी सुंदरता, उसका आकर्षण, यानी काव्य का आकर्षण किस पर निर्भर है? छंद पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार हमें समझ में क्या आया कि छंद जो है वो वास्तव में लय को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत वाङ्मय में ऐसा ही माना गया है। और विशिष्ट अर्थों में छंद कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं। किसे कहते हैं? विशिष्ट अर्थों में छंद कविता या गीत में वर्णों की संख्या और स्थान से संबंधित नियमों को कहते हैं, जिससे काव्य में लय और रंजकता आती है। तो इस प्रकार हमने ये समझ लिया कि छंद की परिभाषा क्या है, छंद किसे कहते हैं। अब आती है बात कि ये छंद की जो सुंदरता है, उसके किन किन अंगों के कारण होती है, तो हमें उनके विषय में समझना आवश्यक है। तो छंद के कुल 7 अंग होते हैं। तो बच्चों, इसको भी एक बार आप समझिए फिर से कि छंद के कुल 7 अंग होते हैं। पहले अंग को चरण, पद या पाद कहते हैं। दूसरे अंग को वर्ण और मात्रा कहते हैं। और तीसरे अंग को संख्या और क्रम कहते हैं। फिर चौथा अंग है गण, फिर गति, फिर यति यानी विराम, और फिर तुक। तो इस प्रकार छंद के 7 अंग माने गए हैं। तो अब हम छंद के इन अंगों के विषय में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं आपसे। तो छंद के जो पहला अंग है चरण, जिसे कहते हैं पद या पाद कहते हैं। तो छंद में, किसी भी छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं और इनमें से प्रत्येक भाग को हम चरण कहते हैं। क्या मतलब बच्चों, समझ में आया ना आपको कि छंद में प्रायः 4 भाग होते हैं और इसके प्रत्येक भाग को हम चरण कहते हैं। तो इस प्रकार किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं। अच्छा बच्चों, कुछ छंदों में चरण तो 4 होते हैं, लेकिन वो लिखा 2 पंक्तियों में जाता है। जैसे दोहा छंद है, सोरठा छंद है। तो ऐसे छंद के प्रत्येक पंक्ति को दल कहा जाता है। तो बच्चों, बात समझ में आई आपको कि छंद का जो पहला अंग है, जिसको हम चरण, पद या पाद कहते हैं, तो ये छंद के जो प्रत्येक छंद में 4 भाग होते हैं, तो उसके प्रत्येक भाग को हम चरण कहते हैं। और साथ ही कोई कोई छंद जो है वो होते तो उसमें 4 चरण हैं, पर वो लिखा 2 पंक्तियों में जाता है। तो फिर बच्चों, उस पंक्ति को हम दल कहते हैं, जैसे दोहा और सोरठा में होती हैं। और हिंदी में कुछ 6 पंक्तियों में भी लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं छंद जो 6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं, यानी 6 दलों में लिखे जाते हैं। तो ऐसे छंद में 2 छंदों का योग होता है। जैसे कुंडलियां छंद है, तो ये दोहा और रोला के जोड़ से बना है, यानी दोहा और रोला दोनों के जोड़ से बना है। अब चरण भी, जिनकी बात हम अभी आपसे कर रहे थे, 2 प्रकार के होते हैं। एक समचरण कहलाता है और दूसरा विषम चरण कहलाता है। तो समचरण जो होता है, उसके दूसरे और चौथे चरण जो होता है किसी भी छंद का, उसको हम समचरण कहते हैं। यानी दूसरा और चौथा चरण जो होता है, उसको हम समचरण कहते हैं। और विषम चरण कैसे कहते हैं? पहले और तीसरे चरण को हम
विषम चरण कहते हैं। तो ये हुआ छंद का पहला अंग, जिसकी चर्चा हमने आपसे की। अब छंद में वर्ण और मात्रा का भी बड़ा महत्व है, ये उसका दूसरा अंग है। अब एक स्वर वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, चाहे वह स्वर ह्रस्व हो या दीर्घ हो। आई बात बच्चों समझ में कि जो एक स्वर वाली ध्वनि होती है उसको हम वर्ण कहते हैं, फिर चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, जिस ध्वनि में स्वर न हो। अब जैसे हलंत शब्द है लगा हुआ, राजन शब्द है, अब ना में हलंत लगा है तो ये संयुक्ताक्षर का पहला अक्षर है। इसी तरह कृष्ण है, कृष्ण में शा में हलंत लगा हुआ है, इसे वर्ण नहीं माना जाएगा। वर्ण को ही हम अक्षर भी कहते हैं। अब वर्ण भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने आपसे बात की अभी, ह्रस्व स्वर वाले वर्ण और दीर्घ स्वर वाले वर्ण। अब ह्रस्व स्वर वाले जो वर्ण होते हैं उसमें आ, ई, उ, री, का, की, कु और कृ होता है। और इसी तरह दीर्घ स्वर वाले जो वर्ण हैं उसमें आ, ई, उ, ए, ओ, औ, का, की, कु, के, कै, को, कौ इत्यादि होता है। तो बच्चों बात समझ में आई आपको कि वर्ण किसे कहते हैं। अब मात्रा की बात आती है। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को हम मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को हम मात्रा कहते हैं। अब जैसे ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे एक मात्रा कहा जाएगा, और दीर्घ स्वर के दीर्घ वर्ण जो है उसके उच्चारण में जो समय लगता है उसे दो मात्रा कहा जाएगा। तो इस प्रकार दो प्रकार की मात्राएं भी होती हैं, यानी ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री, ये इसको एक मात्रा कहा जाएगा, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ इसको दो मात्रा माना जाएगा। तो छंद में इस तरह से वर्ण और मात्रा का बहुत महत्व है। अब छंद में वर्ण और मात्रा की गणना की जाती है। तो ह्रस्व स्वर वाले जो वर्ण हैं, जो ह्रस्व स्वर वाले वर्ण हैं वो और दीर्घ स्वर वाले वर्ण, उनकी गणना होती है इसी प्रकार से। और जो वर्ण हैं उनमें मात्राओं की गिनती में स्थूल यानी मोटे तौर पर भेद यही है कि वर्ण स्वर अक्षर को और मात्रा सिर्फ स्वर को कहते हैं। मतलब अगर आप इसको मोटे तौर पे समझना चाहते हैं तो बस स्थूल भेद यही है कि वर्ण स्वर जो है वो अक्षर को और मात्रा स्वर को कहते हैं, सिर्फ स्वर को कहते हैं। तो बच्चों हमें आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चरण क्या है और वर्ण और मात्रा क्या है। अब इसमें भी हम कहते हैं लघु और गुरु वर्ण है। तो छंद शास्त्री जितने भी हैं वो ये मानते हैं कि ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व स्वर वाले व्यंजन वर्ण को हम लघु कहते हैं। लघु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक पाई रेखा होती है, और उसी प्रकार दीर्घ तथा दीर्घ स्वर वाले व्यंजन को हम गुरु कहते हैं, और गुरु के लिए प्रयुक्त चिन्ह एक वर्तुल रेखा होती है जो एस के आकार की होती है, उसे वर्तुल रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया कि लघु वर्ण के अंतर्गत शामिल किसे किया जाता, आ, ई, उ, री, क, की, कु, कृ। इसी प्रकार गुरु वर्ण के अंतर्गत जो शामिल होंगे ये हम उदाहरण स्वरूप आपको कुछ समझा रहे हैं। आ, ई, उ, ए, औ, ओ इस तरह से, और का, की, कु, के, कै, कौ, को ये सब। तो ये हमने उदाहरण स्वरूप आपको समझाया। अब इसमें जो तीसरी बात है, जो अंग है, अभी तक हमने दो अंगों की चर्चा आपसे की, एक चरण की, दूसरी वर्ण और मात्रा की। अब तीसरा जो अंग है छंद का वो है छंद में संख्या और क्रम, कि छंद में संख्या और क्रम का क्या महत्व है और किसे कहते हैं। तो वर्ण और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं, लघु गुरु के स्थान निर्धारित को हम क्रम कहते हैं। क्या? वर्णों और मात्राओं की गणना को हम संख्या कहते हैं, और लघु गुरु के स्थान निर्धारण को हम क्रम कहते हैं। वार्णिक छंदों में सभी चरणों में संख्या यानी वर्णों की और क्रम यानी लघु गुरु का दोनों समान होते हैं। वर्णिक छंदों में क्या होता है, सभी चरणों में संख्या वर्णों की यानी और क्रम यानी लघु गुरु का दोनों समान होते हैं, जबकि मात्रिक छंदों में सभी चरणों में संख्या यानी मात्राओं की
तो समान होती है, लेकिन क्रम लघु गुरु का जो होता है वो समान नहीं होता है, ऐसा हम पाया जाता है हमें। और जो गण होते हैं जो केवल वर्णिक छंदों के मामले में लागू होते हैं, गण का अर्थ है समूह। यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। यानी जो गण का हम प्रयोग करते हैं, जो एक अंग है हमारा, महत्वपूर्ण अंग है छंद का, जिसे हम गण कहते हैं, इसका प्रयोग ज्यादातर केवल वर्णिक छंदों में ही होता है, उसी के मामले में ये लागू होता है। और गण का अर्थ क्या होता है? समूह। और यह समूह 3 वर्णों का होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं, न अधिक न कम। अतः गण की परिभाषा होगी लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। तो बच्चों एक बार फिर समझिए कि गण की परिभाषा क्या होगी। लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के जो समूह है उसको गण कहा जाता है। अब गण की संख्या भी 8 है, जैसे यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। तो ये गण की संख्या है और इसमें अलग अलग है कि एक समूह में कहाँ कौन सी मात्रा है, इसका भी अलग अलग प्रयोग होता है कि एक में कितनी मात्रा है, किस में कितनी ज्यादा मात्रा है, किस में कम है। जैसे अगर हम प्रारंभ में यगण समूह को लें तो उसमें देखेंगे कि इसमें कितनी मात्रा है, मगण में कितनी मात्रा है, उसी अनुसार से इसकी गिनती होती है। और इन गणों को याद रखने का एक बड़ा छोटा सा और प्यारा सा, कहना चाहिए सुंदर सा, आकर्षक भी है और जल्दी समझ में आने वाला एक सूत्र है। वो क्या कहते हैं? या माता राज भान सलगा। इसमें सारे जो गण हैं उनका पहला अक्षर आ जाता है। फिर से सुनिए, या माता राज भान सलगा। यानी इसमें पहले 8 वर्ण जो गणों के सूचक हैं और अंतिम 2 वर्ण लघु ला व गुरु के, उसको जो है इसमें बताया गया है। अब सूत्र से गण को प्राप्त करने का तरीका जो है वो भी बहुत अच्छा है। बोधक वर्ण में आरंभ कर आगे के 2 वर्णों को ले ले। बस जो बोधक यानी पहला वर्ण है उससे आरंभ करें और आगे के 2 वर्णों को ले लें तो गण अपने आप निकल आएगा। समझ गए कि गण कैसे निकलेगा अपने आप? उदाहरण के लिए यगण है। यगण किसे कहते हैं? तो या माता। इसमें जो है या पहला जो है वो एक मात्रा है, तो उसमें एक रेखा होगी और फिर माँ और ता में ये गुरु हैं दोनों, तो इसमें 2-2 मात्राएं हैं, तो इसमें वर्तुल रेखा होगी। इसका जो चिन्ह होगा पहले का तो एक रेखी ही चिन्ह होगा या का, और माँ और ता में वर्तुल रेखा का चिन्ह होगा 2। तो इस प्रकार ये यगण का रूप हुआ। जैसे इसमें आदि प्रारंभ में लघु है और फिर 2 गुरु हैं। तो समझ में आ गया कि गण हमें किस तरह पहचानने हैं और गण में उनकी मात्राओं की संख्या जो गणना होती है वो किस प्रकार होती है। अब अगला जो अंग है छंद का वो है गति। छंद के पढ़ने से जो प्रवाह या लय होती है उसे गति कहते हैं और ये छंद का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। गति का महत्व वर्णिक छंदों की अपेक्षा मात्रिक छंदों में अधिक है। बात यह है कि वर्णिक छंदों में तो लघु गुरु का स्थान निश्चित रहता है, किंतु मात्रिक छंदों में लघु गुरु का स्थान निश्चित नहीं रहता। पूरे चरण की मात्राओं का निर्देश नहीं रहता है। इसलिए मात्राओं की संख्या ठीक रखने पर भी चरण की गति प्रवाह में बाधा पड़ सकती है। इसलिए हमको गति का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और जब इस गति से ही लयात्मकता आती है छंद में और छंद का आकर्षण बढ़ता है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। अब जैसे एक हम उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं इस बात को। दिवस का अवसान था समीप में गति नहीं है, जबकि दिवस का अवसान समीप था में गति है। तो इससे समझ में आ गया ना कि किस तरह से हम छंद का वर्णन करेंगे, किस तरह से छंद को वर्णित करेंगे, किस तरह से छंद को लिखेंगे तो जिससे उसमें गति आएगी। तो इसलिए हमको ये बात समझ में आई कि छंद में गति और लय का विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होता है, उससे उसकी सुंदरता बढ़ती है। अब छंद का अगला अंग है यति यानी विराम। तो छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर
सांस लेने के लिए रुकना भी पड़ता है। देखिए, इसी रुकने के स्थान को यति या विराम हम कहते हैं। यानी जब छंद पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है। तो किस जगह पे रुकना पड़ेगा, किस जगह पे रुकना अच्छा लगेगा, ये महत्वपूर्ण बात है। और इसी रुकने को यति या विराम कहते हैं। छोटे छंदों में साधारणतः यति चरण के अंत में होती है। जब चरण हमने बताया था ना आपको कि छंद में आमतौर पे 4 चरण होते हैं, तो यति यानी विराम जो है, चरण जैसे समाप्त हुआ तो वहां पर विराम होता है। पर बड़े छंदों में इसके लिए हमने देखा है कि एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम भी होते हैं। जो बड़े बड़े छंद होते हैं तो उसमें हमने देखा कि एक ही चरण में एक से अधिक यति या विराम होते हैं। तो यति का निर्देश प्रायः छंद के लक्षण और उसकी परिभाषा में कर दिया जाता है कि कहाँ रुका जाएगा। जो छंद है जिसकी बात हम कर रहे हैं तो उसके लक्षण और परिभाषा में ये बता दिया जाता है। जैसे मालनी छंद में पहली यति 8 वर्णों के बाद आती है और दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। तो ये है कि यति का प्रयोग कहाँ और कैसे होगा। तो जैसे छोटे छोटे छंद जो होते हैं उसमें चरण के समाप्ति पर होता है, और बड़े बड़े छंदों में कई स्थानों में होता है, निर्देशानुसार होता है, और उसका निर्देश छंद की परिभाषा और लक्षण में दिया रहता है। अभी हमने आपको मालनी छंद का उदाहरण भी बताया कि इसमें पहली यति 8 वर्णों के बाद आती है और दूसरी यति 7 वर्णों के बाद पड़ती है। अब छंद का जो महत्वपूर्ण अंग एक और है वो है तुक। छंद के चरणांत की जो अक्षर मैत्री है, जिसे हम स्वर मैत्री भी कहते हैं, तुकबंदी भी कह सकते हैं, आम बोलचाल की भाषा में शब्द मैत्री भी कहते हैं, और स्वर मैत्री विशेष रूप से उसको हम तुक कहते हैं। समान स्वर और व्यंजन की जहां पर स्थापना होती है। जिस छंद के अंत में तुक हो उसे हम तुकांत कहते हैं, सीधी सी बात है। और जिसके अंत में तुक ना हो उसको हम अतुकांत छंद कहते हैं। और इस प्रकार छंद जो में तुक भी 2 प्रकार के हुए। जैसे छंद रचना भी 2 प्रकार की होती है, एक तो तुकबंदी वाली जिसे हम तुकांत कहते हैं, और दूसरा जिसमें तुकबंदी नहीं है उसे हम अतुकांत कहते हैं। तो तुक के विभेद हो गए, तुकांत कविता और अतुकांत कविता। अब तुकांत कविता जो होती है, जब चरण के अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है तो उस कविता को हम प्रायः तुकांत कहते। जैसे हमको बहुत ही भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी। अब इसमें देखिए हिंदी दाग इसमें आ गया अंत में, इस तरह से वर्ण की आवृत्ति हो गई, तो यहां पर तुकांत कविता है। अब अतुकांत कविता का भी एक उदाहरण देकर हम आपको समझाते हैं कि जब वर्ण के अंत में वर्णों की आवृत्ति नहीं होती उसे अतुकांत कविता कहते हैं। जैसे नई कविता सामान्यतः ज्यादातर अतुकांत ही होती हैं। जैसे काव्य सर्जक हूं, प्रेरक तत्वों के अभाव में लेखनी अटक गई है, काव्य सृजन हेतु तलाश रहा हूं उपादाना, तलाश रहा हूं उपादाना। तो ये जो कविता की पंक्तियां हैं ये बता रही हैं हमें कि ये इसमें तुकबंदी नहीं है, इसलिए अतुकांत कविता है। बहुत सी रचनाएं अतुकांत होती हैं जिसमें तुकबंदी नहीं होती है और उसके बावजूद भी बहुत सुंदर होती हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से छंद ऐसे होते हैं, बहुत सी रचनाएं ऐसी होती हैं जिसमें पहले और दूसरे और चौथे जो पंक्ति होती है, जो चरण होता है, उसमें तुकबंदी होती है, तीसरे में नहीं होती। इस तरह से भी होती है। जैसे रुबाई छंद है, तो उर्दू का छंद है रुबाई, तो उसमें इसी तरह से होता है कि पहले और दूसरे और चौथे में तुकबंदी होती है, जिसे हम काफिया मिलाना कहते हैं, और तीसरी जो पंक्ति होती है उसमें तुकबंदी नहीं होती है। तो इस तरह से अभी हमने आपको छंद क्या है ये समझाया, छंद के कितने अंग हैं ये समझाया, और उनका छंद के निर्धारण में, छंद को लिखने में कितना उपयोग है, और छंद की सुंदरता को बढ़ाने में कितने उपयोगी हैं, ये बात अभी हमने आपको समझाई। तो आशा है बच्चों की ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अपने दूसरे वीडियो में आपसे ये चर्चा करेंगे कि छंद के भेद कितने हैं, और उनके बारे में हम थोड़ी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे,
और कुछ छंदों के विषय में भी चर्चा करेंगे। जो प्रमुख छंद हैं, वैसे तो छंद बहुत सारे हैं, पर जो कुछ प्रमुख छंद हैं आपके कोर्स में, अभी आपको 9th से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ने के लिए, या उसके आगे भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए भी जो प्रमुख छंद हैं उनकी चर्चा भी करेंगे। तो आशा है बच्चों आपको छंद क्या है, छंद के अंग क्या है, इस विषय में अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।